आज 4 लेक्चर्स हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हो चुके हैं एंड टुडे इज द 5th लेक्चर। आज हम समझेंगे द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुछ डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट, वी वुड लाइक टू कंसिडर दैट एविडेंस की जो डेफिनेशन है उसको कैसे रीड किया जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम देखिए, दिस बैच इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, दिस इज द P2I बैच। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे से पूछा जाता है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी हैबिटेड टू द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम। तो बच्चों से पूछा जाता है कि क्या है आपका, तो वो बोलते सर एविडेंस फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कहते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। यहीं पे पत्ते बिछ जाते हैं बच्चों के, क्या बच जाता है, और गेम और हो जाता है इसी में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। तो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस हैज बीन गिवन इन द एविडेंस एक्ट इटसेल्फ। एविडेंस की डेफिनेशन खुद एविडेंस एक्ट के अंदर दी हुई है। देखिए जो डेफिनेशन दी हुई है, ये एक डेफिनेशन जो है, दिस इज नॉट ए वेरी कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मतलब कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो खुद में संपूर्ण होती है। सम डेफिनेशंस आर एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ, लेकिन जहां मैं बात करता हूं एविडेंस की डेफिनेशन की, इट इज नॉट ए वेरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये एक तरह से कहूं तो मैं इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट डेफिनेशन है इन द टर्म्स ऑफ, जैसे डायरेक्ट निकालिए आप एक बार, डायरेक्ट निकालिए केवल। कम 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 फास्ट। तबीयत ठीक है अब आपकी? ठीक है। सो लास्ट 10-12 दिन और ये जो प्रीमाइसिस इसमें क्लास सबसे अपनी, और मैं आज 16th है, तो आप देख लीजिए कि 29 को क्लास होगी अपनी। 29 संडे है, संडे के दिन लास्ट क्लास होगी यहाँ पे अपनी। संडे के दिन अपनी लास्ट क्लास होगी यहाँ पे अपनी, ठीक है। नवरात्र स्थापना के दिन इनोग्रेशन है नए सेंटर का। नया सेंटर थोड़ा सा पास भी है और आप लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत वाली जगह नहीं है, तो मुझे लगता है बच्चों ठीक है, अब पास की दिक्कत है तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्या साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, सीपीसी भी पढ़ना है तो धूल जम गई होगी सीपीसी पे तो आप लोगों के। सीपीसी क्लासेस नहीं हुई ना काफी टाइम से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वापस से। देखिए जो एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है, जो साक्ष्य की परिभाषा दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत, अंडर दिस एक्ट, उस डेफिनेशन में सर क्या अलग है और क्या चीज अलग नहीं है, मैं आपको हल्का सा एग्जिस्ट देता हूँ। फोन में निकालो, फोन में निकालो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हाँ, जो लोग नहीं लाए हैं, देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मेनली ये बताती है, देखा जाए तो ये कोई रियल डेफिनेशन नहीं है कि एविडेंस क्या होता है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि एविडेंस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। जैसे जो नई डेफिनेशन है उसने बताया है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हो तो उसको भी आप एविडेंस मानो। एविडेंस की कोई जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को बहुत सारे चेंजेस इन लोगों ने किए, हम उस चीज के रिगार्डिंग में समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, डालिए एविडेंस। व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस, पहले बैरेक्ट में जो लिखा हुआ है पहले वो लिखवाता हूँ, और फिर हम एविडेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप समझेंगे। जैसे डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, ओकुलर एविडेंस क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस इज 2E। आई होप आपने 2D के इलस्ट्रेशंस लिख लिए होंगे सारे, डॉक्यूमेंट के जो इलस्ट्रेशन है वो आपने नोट कर लिए होंगे। दिस इज 2E ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस। जहां पे भी ये दो शब्द होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था और लास्ट क्लास में भी लिखवाया है कि शब्द का क्या मतलब होता है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था कि अभिप्रेत और उसके अंतर्गत।
अभिप्रेत और उसके अंतर्गत, इससे क्या मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में भी ये चीज को डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स एंड इंक्लूड्स, मैंने लास्ट टाइम में क्लास में इसको लिखवाया था कि जहां पे भी दो शब्द साथ में आ जाएंगे, जहां पे भी दो शब्द साथ में आ जाए और ब्रैकेट में कहीं पे भी लिखा हो इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, इट मीन्स द डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव, ये जो परिभाषा है स्वयं में संपूर्ण है, कोई भी और वर्ड्स उसमें नहीं ऐड होंगे। जहां पे सिर्फ इंक्लूड्स लिखा हो, जैसे कहीं पे सिर्फ लिखा हो इट इंक्लूड्स, इसका मतलब होता है कि डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन हमें मतलब है मीन्स एंड इंक्लूड्स से। तो यहाँ पे मीन्स एंड इंक्लूड मतलब ये लोग लिख रहे हैं कि साक्ष्य के अंदर क्या क्या सम्मिलित है, मतलब ये एविडेंस की डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज जयपुर, तो फिर आप जयपुर में से बोलो सर जयपुर में हवा महल है, स्टेशन सर्किल है, WTP है, बोरो टावर है, उस टाइप की डेफिनेशन है। जयपुर क्या है वो नहीं बता रहे हो आप, जयपुर में क्या क्या जगह है वो बता रहे हो। एविडेंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, याद करना समझना आसान है। पहला पॉइंट लिखेंगे, चलो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, साक्ष्य से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट including statement given by statement given in electronic form, statement given in electronic form which the court permits, which the court permits, which the court permits, or it requires to be made before, or it requires to be made before, or it requires to be made before, or it requires to be made before by witnesses, by witnesses in relation to the, in relation to the matter of fact, matter of fact, matter of fact under inquiry, under inquiry, and such statements are called oral evidences. Matter of fact under inquiry and such statements are called oral evidences, are called oral evidences. पहला लिखिए, वे सभी कथन, वे सभी कथन जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया कथन भी सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया कथन भी सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया कथन भी सम्मिलित है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया गया कथन भी सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में, जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में अपने समक्ष, अपने समक्ष, अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा, अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपने समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है, या अपेक्षा करता है, या अपेक्षा करता है। ऐसे कथन, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। अपेक्षा करता है, अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। देखिए जो क्लोज वन है इसका थोड़ा सा एक बार देखिए इधर, जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में, मौखिक साक्ष्य के बारे में जो आप न्यायालय के सामने दे रहे हो। इट टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंसेस, इट टॉक अबाउट मौखिक साक्ष्य जो आप न्यायालय के समक्ष दे रहे हो। लेकिन जो सेकंड बात करेगा वो करेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में, जो न्यायालय ने खुद इंस्पेक्शन के लिए मंगवाए हैं। आप पहला जो पॉइंट दिया हुआ है जहां पे ये ओरल एविडेंस की बात कर रहा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये बात ये लोग स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, वे सभी कथन, ऑल द स्टेटमेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे कोर्ट के सामने उस चीज को कोर्ट ने जांचा हो और देखा हो, मतलब कोर्ट ने उसको, वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोर्ट ने उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इंक्वायरी की हो और कोर्ट ने परमिट किया हो किसी विटनेस को बोलने के लिए। ये बोल रहा है कि ये एविडेंस की डेफिनेशन नहीं बता रहा है,
एविडेंस की डेफिनेशन थोड़ी ना ये तो बता रहा है कि एविडेंस के अंदर ओरल एविडेंस भी आते हैं और ओरल एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इंक्लूड है। और ये फिर आगे और फर्दर एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि ओरल जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस के अंदर वो चीज जो कि कोर्ट परमिट करता है किसी भी विटनेस को और आफ्टर इंक्वायरी उसको अलाउ करता है कोर्ट सामने बोलने से। जैसे लिखा हुआ है ना कि जांचाधीन है और न्यायालय उसको अनुज्ञा देता है, मतलब कोर्ट परमिट करता है कि हाँ आप बोलिए। तो पहला एविडेंस की पहली डेफिनेशन में देखिए, एविडेंस में अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं, जो साक्ष्य है, साक्ष्य की परिभाषा में दो चीजें आती है। एक आती है ओरल एविडेंस और एक आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये दो चीजें एविडेंस में कंसिडर होती है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहला क्लोज इसके बारे में बात करता है और दूसरा क्लोज इसके बारे में बात करता है। ये जितने भी टर्म इन्होंने यूज किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली वाले, ये पहले नहीं थे। ये कब जुड़े? अभी ये नए वाले अमेंडमेंट से आए हैं, 2023 से आए हैं। मतलब एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं था, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन शब्दों को जोड़ा है। चलो दूसरा क्लोज लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, all documents including electronic or digital record, all documents including electronic और digital record न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए लिखिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज, all documents including electronic or digital record produced for the inspection of the court, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है। ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। Produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidences. And such documents are called documentary evidences. Such documents are called documentary evidences. अब इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए और फर्दर लिखिए इसमें। This is not the real, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, This is not the real definition of evidence. ये साक्ष्य की वास्तविक परिभाषा नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये साक्ष्य की वास्तविक परिभाषा नहीं है। This is not the real definition of evidence, but it is a statement what includes in the evidence. परंतु ये वह कथन है जिसमें काट दीजिए, जिसके अंतर्गत साक्ष्य में सम्मिलित होने वाली विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। साक्ष्य में सम्मिलित होने वाली विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। साक्ष्य में सम्मिलित होने वाली विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुमको पूछा जाए कि एविडेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर सर सवाल ये है ना कि फिर सर साक्ष्य की परिभाषा क्या है। सिंपल बात है, एविडेंस की कुछ तो डेफिनेशन होगी। क्या एविडेंस क्या होता है वो तो हमें पता होना चाहिए। एविडेंस क्या है हम वो तो समझें। लिखिए, The term evidence means anything by which alleged matter or fact is either established or disproved. लिखिए, साक्ष्य से अभिप्रेत है कि वो समस्त तथ्य जो किसी विवादक विषय को
साबित करते हैं या ना साबित करते हैं, साबित करते हैं या ना साबित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब ऐसा था, एविडेंस, अब तुम खुद बताओ एक बार, जैसे मान लीजिए एक झोपड़ी में आग लगी है, ठीक है, झोपड़ी के अंदर आग लगी है, तुमने दूर से उस आग को देखा लगते हुए कि उसमें से आग लग रही है, मान लीजिए उसमें ऐसा सस्पिशन है पुलिस को कि किसी ने जान करके इसमें आग लगाई, उससे दो लोगों की मौत हो गई। आपने दूर से आग को देखा, आपने जो चीज देखी खुद से देखी, पहली बात ये, और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एविडेंस ही दिए जाएंगे, स्टार्टिंग की क्लासेस याद करो कि डायरेक्ट एविडेंस दिए जाएंगे, प्रत्यक्ष साक्ष्य दिए जाते हैं, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है वही दिया जाता है, डायरेक्ट एविडेंस हमेशा दिए जाते हैं। अब आपने वो आग को लगते हुए देखा, तो आपने धुआं वगैरह उड़ते देखा, आप जो कोर्ट में जाके बोल रहे हो वो एक साक्ष्य का एक रूप है, मतलब वो एविडेंस का एक टाइप है। आप जाके देखोगे ना कि सर धुआं लगा हुआ था, आग निकल रही थी और बहुत सारा ब्लैक फ्यूम था, ये सब बोलोगे कोर्ट के अंदर। तो आपने कौन से टाइप का एविडेंस दिया है? आपने दिया है ओरल एविडेंस, तो आपने एविडेंस का एक टाइप बोला है, समझ में आई बात? उसी को आपने फोटो खींच के कोर्ट को दिखा दिया, तो आपने क्या किया? लेकिन आप जो उसको साबित और ना साबित करने का, मतलब आप उनको प्रूव या डिसप्रूव करने का जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी चीज अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर रहे हो, वही चीज क्या है? एविडेंस। समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लो, मान लीजिए दो भाई थे, ए और बी, इनके एक फादर हुआ करते थे, फादर मरने के पहले एक विल बना के गए, एक वसीयत दे के गए। बट द थिंग इज, बात ये थी, क्या ये वसीयत जेन्युइन है, फ्रॉड है? कोर्ट को इस चीज को देखना था। इस वसीयत के अंदर पूरी प्रॉपर्टी का मालिक था ए, तो बी ने इस वसीयत को चैलेंज कर दिया, ये जो विल है इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। और मान लीजिए विल अगर रजिस्टर्ड थी, तो इसने कौन सा डाल दिया? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लिखतों का रद्दीकरण। एसआरए याद करो, स्पेशल रिलीफ एक्ट की एक रेमेडी, इस एसआरए सात तरह की रेमेडी बताता है, उसमें से एक तरह की रेमेडी क्या है? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड विल थी, गया वो जाके सर इसको कैंसिल किया जाए। जिस टाइम बनाया गया था ही वाज नॉट मेंटली स्टेबल, जब उसने ये विल बनाई थी और जब उसने साइन करवाया है, माय फादर वाज नॉट मेंटली स्टेबल, ही वाज वेरी एक्सट्रीम ओल्ड एज, 95 की उम्र में इन्होंने विल बनाई है, तो आप समझ सकते हैं कोर्ट इस ग्राउंड पे विल को कब कैंसिल कर देता है। बी को ये तो साबित करना पड़ेगा ना इसके फादर ओल्ड एज है, साबित कैसे करेगा? ए सर्टिफिकेट से करेगा या फिर आधार से करेगा? अरे भैया उम्र तो साबित करनी पड़ेगी ना, ओल्ड एज है। ये जो भी चीजें दे रहा है, दिस इज द एविडेंस। आप किसी भी फैक्टिन इश्यू के एग्जिस्टेंस के ऊपर उसको प्रूव या डिसप्रूव, मतलब अगर आप किसी विवादक विषय के अस्तित्व को साबित या ना साबित करने के लिए जो भी साक्ष्य दे रहे हैं, वो एक एविडेंस है। बात समझ में आई? जब तक पार्टीज एविडेंस नहीं देगी ना, तो कोई पार्टी जीत नहीं पाएगी। ये हम एविडेंस के आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक झगड़ा चल रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट ये है कि सर जो लैंड है, ये लैंड है किसकी? इसके पोजीशन में बी है, इसके पोजीशन में कौन है? बी। बी बोलता है सर ये जमीन मेरी है, लेकिन ए केस कर देता है, ठीक है। अगर भैया कल को ए कोई साक्ष्य नहीं दे, कोई एविडेंस प्रोड्यूस ना करे, तो कौन जीतेगा? 102 देखिए, जिसके पास पुराना एविडेंस एक्ट है वो निकालिए 102, 102 जिसके पास पुराना वाला एविडेंस एक्ट है। नया वाला एविडेंस एक्ट किसके पास है? वेरी गुड निशान, वेरी गुड। ले आए आप भी? वेरी गुड। चलो, मंगवाने में तो मैं 2 मिनट में मंगवा देता, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने सपोर्ट करना। 105 निकालिए नए वाले, आप लोग निकालिए, सेक्शन नंबर होगा इसका, नए वाला जो एक्ट है ना, उसमें प्लीज आप लोग निकालिए 105। पुराने वाले बच्चे जिनके पास पुराना एक्ट है वो निकालिए 102, तो पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। ये एविडेंस की हम थोड़ी सी इन डिटेल में जाने के पहले एविडेंस को समझ रहे कि एविडेंस क्या चीज होती है। देखिए क्या, पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। पार्टीज, पर्सन्स हु आर नॉट 100,
5, ठीक है ना। एक सेकंड, मैंने 102 निकाल लिया। क्या लिखा हुआ है इसमें? द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। मतलब किसी वाद या कार्रवाई में, वाद या कार्रवाई का क्या मतलब होता है? पहले दो शब्द समझिए यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? सूट और प्रोसीडिंग लिखा ना, वाद या कार्रवाई लिखा हुआ है, सूट, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रोसीडिंग। देखिए ये सिविल, सिविल की बात कर रहा है ये, और ये बात किसकी कर रहा है? क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है। आगे पढ़िए। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given. अगर मान लीजिए दोनों तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिए गए तो फेल कौन होगा इसमें? ए फेल होगा इसमें। अगर दोनों पार्टीज एविडेंस नहीं दे रही तो फेल कौन होगा अल्टीमेटली? भाई बी ने तो कुछ एविडेंस दिए नहीं, लेकिन ए भी तो कहाँ एविडेंस दे रहा है, तो अल्टीमेटली फेल कौन होगा? अरे मैं आज मेरे को इच्छा हो गई कि मैं जाऊं और जोधपुर का उम्मेद भवन है, देखा है आप लोगों ने उम्मेद भवन जोधपुर वाला? आज जाऊं, उससे जाता हूं और केस फाइल करता हूं उम्मेद भवन पे, या सिटी पैलेस है राज परिवार का, जाके केस फाइल करता हूं। तो मेरे को केस फाइल तो मेरा चलो ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ इधर उधर का फॉर्मूला लगा के केस तो इंस्टीट्यूट करवा लिया, लेकिन वो केस सस्टेन करेगा क्या एक भी तारीख पे? नहीं करेगा, क्योंकि आई हैव नो एविडेंसेस। ऐसे तो सब किसी की किसी की प्रॉपर्टी क्लेम कर लेंगे। जैसे आपने देखा है सेंट्रल पार्क के सामने एक सुरानास का घर है, आई डोंट नो तुम लोग प्रॉपर्टी देखते होगे, किसी अच्छी प्रॉपर्टी जब होती है शहर में किसी की, आई हैव ए हैबिट ऑफ टू वॉच पीपल्स प्रॉपर्टी। जैसे जब शाहरुख खान जब थे, वो लोग मन्नत के बाद बैठ के देखता था वहां घर बनाने का उसको। मुझे भी जयपुर में शौक है अच्छी प्रॉपर्टी देखने का। एक आईएएस ऑफिसर है सीनियर, राजीव महर्षि, आई डोंट नो आपने नाम सुना नहीं सुना। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो बापू नगर में उनका एक मकान हुआ करता था जो कि अटैच होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो राजीव महर्षि का मकान वहां था और मैं हमेशा उनके मकान को देखता था। एक बार क्या हुआ, मेरे फ्रेंच में बैग आ गई। अब फ्रेंच ऐसा सब्जेक्ट जो बिना कोचिंग के नहीं आ सकता, कॉलेज में आप नहीं पढ़ सकते। और मेरे साथ वाले जितने भी थे, वो जो वैशाली में रहता है, कोई हनुमान नगर में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते थे आफ्टर कॉलेज चुपचाप फ्रेंच की क्लासेस जाते थे, फ्रेंच की कोचिंग लगा रखी थी उन्होंने। और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ 12वीं राजस्थान बोर्ड, अब कहाँ हमें फ्रेंच आएगी? तो हाँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बात, भैया फ्रेंच में लग गई बैक। और मैं हमेशा जब भी जाता था मार्केट तो मैं उसी रास्ते से निकलता था। तो राजीव महर्षि का घर देखा मैंने, आई वॉज इट एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग। होता ना कि सपना जो देखा है कैसे होगा, तेरे से सेमेस्टर नहीं पास हो रहा है। फिर फ्रेंच की बैक में मैंने रिवोल्यूशन डाला और निकल गया पेपर। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो आपके बस की नहीं है, क्या पढ़ लोगे उसमें आप? उस टाइम तो यूट्यूब का भी इतना चलन नहीं था। इट वॉज इन 2012-11 आई बिलीव। उस टाइम तो यूट्यूब भी इतना नहीं था और इंटरनेट भी वो छोटे से फोन में रखते थे। दिन वो पूरे महीने का 1 GB मिलता था। दैट वाज अ वेरी टफ फेस, बट ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सिखाती है ना। अभी कॉलेज लाइफ में ब्रेक लगी तो किसमें लगी है? फ्रेंच में, क्योंकि फ्रेंच नहीं आती थी समझ में बिल्कुल भी। कुछ होते हैं ना कुछ सब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं आते आपको, किसी के लिए जूरिस्प्रूडेंस होगा, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है। किसी के लिए एक मुझे एक तो ये, और एक इकोनॉमिक्स, इको भी मुझे नहीं अच्छी लगती थी बिल्कुल भी। और कंपनीज एक्ट का पेपर था, तो उस टाइम कंपनीज एक्ट 2013 की बात है, नया कंपनीज एक्ट जो 2013 में आया। तो नमिता मैम वो टीचर दैट टाइम कंपनीज एक्ट की। और हम सब लोग पढ़ के जा रहे हैं 1956 अर्लियर एक्ट, ओल्ड एक्ट, और एग्जाम में आ रहा है 2013। मैम जस्ट केम एंड टोल्ड अस कि पुराने वाला एक्ट ही लिख दीजिए, वी विल कंसिडर्ड एज इफ यू हैव नो द न्यू एक्ट एज वेल। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पुराना लिखिए। ऐसा भी हुआ है, बट दीज ऑल आर द मेमोरीज। सो द थिंग इज, एविडेंस जो हम लोग दे रहे हैं वो एविडेंस सिर्फ एविडेंस नहीं है। आप ये बात एक बात रखिए, एविडेंस सिर्फ एविडेंस नहीं है, एविडेंस एक पूरा प्रोसेस है। मैं सिर्फ इस चीज को एविडेंस नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इस पार्टी ने ये एविडेंस दिया, उस पार्टी ने वो एविडेंस दिया। एविडेंस को अगर आपको ब्रॉडली समझना है ना, यहाँ पे एक सूट फाइल हुआ प्रॉपर्टी का, ए वर्सेस बी था। इस घर में रह रहा था बी, ए ने केस फाइल कर दिया। यहाँ पे प्लेंट इंस्टीट्यूट की प्लेंट को नंबर मिल गया तो वो बन गया सूट।
मतलब जब वाद पत्र को एक नंबर दे दिया जाता है केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, तो वो सूट बन जाता है। यहाँ पे फिर समन इश्यू हो गया। पार्टीज आई, उसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, लिखित कतर। बस प्लेंट के अगेंस्ट क्या फाइल करेंगे? रिटर्न स्टेटमेंट। कोर्ट ने यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर दिया। प्लेंटिफ एविडेंस की स्टेज आ गई सर। डिफेंडेंट एविडेंसेस आ गए। फाइनल हियरिंग, क्या आएगा? जजमेंट, डिक्री और सो एंड सो फॉर एग्जीक्यूशन वगैरह। बाद में हम एग्जीक्यूशन में जाते। अगर आपको लगता है कि एविडेंस जो है वो सिर्फ यहीं तक है, ऐसा नहीं है। एविडेंस उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जैसे इश्यू सेटल हुए, जो पूरी स्टेज है, ये पूरी स्टेज एविडेंस की है। बिफोर जजमेंट के पहले पहले जितनी भी स्टेज है, ये पूरी एविडेंस है। अगर मैं कहूँ ब्रॉडर टर्म में कहूँ, जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है कि जो भी फैक्ट, जिस भी तथ्य, जो भी विवादक विषय के तथ्य है, उनको साबित ना साबित करने के लिए, उनका अस्तित्व है या नहीं, जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू के पीछे आप जा रहे हैं, उसको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, ये पूरा एविडेंस है। सिर्फ एविडेंस ये नहीं है कि आप ओरल ले रहे हो, डॉक्यूमेंट्री दे रहे हो, आप किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हो या डिसप्रूव कर रहे हो, ये एविडेंस है। हो सकता है ना, कल को मान लीजिए ए बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है। ए ने अपने क्लेम रखे कुछ, ये प्रॉपर्टी मैंने सेल में खरीदी थी, लेकिन बी वॉज द ओल्ड टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये पुराना किराएदार था जो घर खाली नहीं कर रहा। हो सकता है ना बी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में बोलते हैं कि आई हैव अक्वायर्ड द टाइटल थ्रू एडवर्स पोजीशन। मैं 12 साल से रह रहा हूँ इस प्रॉपर्टी में, जिस दिन टाइटल मेरा परफेक्ट हो गया उस दिन से 12 साल मैंने निकाल दिए, ये बोलते मैं एडवर्स पोजीशन में रह रहा हूँ। हो सकता है ना। इन दोनों चीजों के ऊपर जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, दिस इज द एविडेंस, ये एविडेंस है। दिस इज द स्टेज ऑफ एविडेंस। अब क्रिमिनल की बात कर लें कि क्रिमिनल में एविडेंस किसको माना जाता है। ठीक है, क्रिमिनल में आइए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 3 तरह से इनिशिएट होती है। हम एफआईआर को लेते हैं, ठीक है। फिर जब सीआरपीसी पढ़ाऊंगा, मैंने एफआईआर पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी। जिन बच्चों को पढ़ना है एफआईआर वगैरह क्या होता है, तो अभी एपीओ के बैच में एक दो क्लासेस में हम लोग एंटर कर जाएंगे इन चैप्टर 12। तो वहां से आप लोग देख के समझ सकते हो, जो बहुत डिटेल में होने वाला है वो 5-7 क्लासेस में उसमें दूंगा चैप्टर 12 में। देखिए एफआईआर इनिशिएट हो गई, ठीक है। कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया। जो भी अरेस्ट वगैरह होती है मैं उसकी प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रहा, ठीक है ना। पकड़ के ले आया उसको 167 में, उसको टाइम में दे दिया एक्स्ट्रा। अगर उसने भी बीच में कन्फेशन वगैरह करना है तो यहाँ पे कन्फेशन वगैरह कर देगा, उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएंगे 161 के। 161 में पुलिस वाले बयान दर्ज करते हैं, जिसको जिसको पर्चा बयान कहते हैं हम लोग। अभी एक बार में एक केस पढ़ा मैंने, अखबार में क्या पढ़ा, एक केस कोटा का। तुम लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, पर्चा बयान हमेशा करवाना। पर्चा बयान 161 के बयान होते हैं, उसको कहते हैं पर्चा बयान, ये हमेशा होना चाहिए। अब उस केस में क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय था, कहीं प्राइवेट में नौकरी करता होगा, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो परिवार वालों ने बेइज्जती ना हो इस वजह से उस आदमी को क्या किया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। और हॉस्पिटल स्टाफ को बोलते कि गलती से कुछ खा लिया इसने। 2-5 दिन बाद वो आदमी कोलैप्स हो गया। फिर उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रही है और बोल रही है ये रहा उसका सुसाइड नोट। तो पुलिस वाले कह रहे हैं भाई पहले क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, क्या पता जब वो जिंदा था उस टाइम उसका एक बार पर्चा बयान ले लेते, जो अल्टीमेटली क्या बन जाता, डाइंग डिक्लेरेशन बन जाता। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों, ये बदनामी के डर से। पर बदनामी के डर से क्या, उसने जहर तो खाया है ना। अगर सुसाइड नोट आप लेटर ऑन प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके ऊपर फिर रिलायबिलिटी नहीं है, तुम ये बात याद रखो। क्योंकि जिस आदमी ने ये लिखा वो आदमी तो
जा चुका है ना, वो आदमी है क्या जिंदा? नहीं है ना। सुसाइड करनी ही, अगर आदमी को सुसाइड ही करना है ना, कुछ नहीं, पुलिस को एक जाके फॉर्मल कंप्लेंट देगा कि ये मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, और जाके साइन करके पुलिस वाले को दे दे कंप्लेंट के रूप में, ठीक है। और बता दे पुलिस को कि, और अपने घर वालों को बता दे कि एक कागज पुलिस को मैंने कंप्लेंट दे दी है। वो जो कंप्लेंट उसने पुलिस को दी है, लिख के दिया है ना उसने, वो भी अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन। मैं सुसाइड करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं लूप होल बता रहा हूँ, बट देयर आर सम पॉइंट जिसमें आप चाहते हो कि कोई अच्छे से फंसे। दीज वर द ट्रिगरिंग पॉइंट, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन मैंडेटरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट नोट करे। जरूरी है क्या मजिस्ट्रेट नोट करे डाइंग डिक्लेरेशन? कोई भी कर सकता है नोट, डॉक्टर कर सकता है, पुलिस वाला कर सकता है, कोई भी कर सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो सर 161 की बयान हो गई, 164 की स्टेज हो गई, उसकी ट्रायल हो गई, 173 में पुलिस रिपोर्ट हो गई, चार्जशीट जो फाइल होती है अपनी, फिर कॉग्निजेंस हो गया, ठीक है। तो क्योंकि एफआईआर है तो किस पे होगा? 1B पे। सीपीआई फॉर्मूला याद है ना, कंप्लेन पुलिस इंफॉर्मेशन। फिर आपने यहां पे ले लिया 203, सॉरी, इश्यू प्रोसेस कर दिया, 207 208 की कार्रवाई कर दी, डायग्राम बड़ा हो गया। दो सौ ग्यारह का मतलब होता है चार्ज, आरोपों का विरूपण, चार्ज फ्रेम हो गए यहाँ पे। और आफ्टर इट जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुए, सीधा क्या होता है? 313 का बयान। फिर आता है डिफेंस एविडेंसेस, और आफ्टर सो एंड सो फॉर, फिर जो भी चीज होती है, तुमने जो भी चीज ये चीज को दी है, ये सब क्या है? एविडेंसेस है। ये पूरी स्टेज ही एविडेंस की स्टेज है। हम ट्रायल कोर्ट में क्या बोलते हैं कि ये एविडेंस की स्टेज चल रही है। अभी अभी क्या चल रही है? एविडेंस की स्टेज चल रही है। मतलब हम ये थोड़ी कहते हैं कि अभी तो सर प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहे हैं, अभियोजन के साक्षी चल रहे हैं। कोई भी अच्छा वकील होगा वो क्या कहेगा आपसे कि सर अभी तो एविडेंस चल रहा है कोर्ट में। उस एविडेंस चलने का मतलब है कि चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं एंड वी आर समवेयर इन बिटवीन, जो केस चल रहा है। तो एविडेंस की डेफिनेशन में सिर्फ यही नहीं है कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो तो ये बता रहा है कि जयपुर में क्या क्या है। बस समझ में आई? तो डेफिनेशन है वो क्या, जो क्या बता रहा है कि जयपुर में जीटी है, डब्ल्यूटीपी है, गुजर की थड़ी है, अबुथान लॉ अकेडमी है। ये तो ये बता रहा है, लेकिन टेक्निकली एविडेंस क्या है? चार्ज फ्रेमिंग के बाद की जो स्टेज और जजमेंट के पहले आने के पहले की स्टेज, ये एविडेंस है। और एविडेंस का पूरा रोल भी यहीं पे आता है कि कौन सा विटनेस कब आएगा, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एक री एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिन चीफ होगा, ये किस किस स्टेज में कब कब होगा, ये सब बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, सबूत का भार किसके ऊपर रहेगा, यही तो सब पे एविडेंस लग रहा है। अरे क्या एविडेंस यहाँ पे कोई है क्या प्रोविजन जिसमें यहाँ पे एविडेंस लग रहा हो? है क्या? बताओ मुझे। नहीं है ना कोई प्रोविजन। जैसे सिविल में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? चार्ज फ्रेमिंग। जैसे वहां पे विवादों का स्थिरीकरण है, तो यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग है। यही है। तो सवाल आया था आरजेएस में, क्या सवाल था? स्टेट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के ऊपर दो सवाल थे, विवादों के स्थिरीकरण के ऊपर। भाई प्रथम सुनवाई किसको माना जाता है? 10-1, 10-2 पे आया था। को कोर्ट ने उसको डिलीट ही कर दिया फिर। हाँ देखिए, नहीं डिलीट नहीं किया, आंसर चेंज किया उसको। हाँ उसको माना 10-2 माना ना, 10-2 माना। ऑर्डर 10 रूल 2, ऑर्डर 10 रूल 2 माना। भाई जो उसने बोला कि अगर हम लोग, सवाल क्या था कोई बताएगा मुझे एक बार? जी, मतलब ऐसा है कि सिविल मामलों में जो फर्स्ट हियरिंग किसको कंसिडर किया जाएगा? उन्होंने आंसर माना था सेटलमेंट ऑफ इश्यूज को, और हम लोगों ने माना था, हमने माना था 10-2 को। फिर उन्होंने आंसर चेंज किया। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखूं, अगर मैं देखूं इस आंसर को, सही आंसर क्या होना चाहिए, तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ही फर्स्ट सुनवाई होती है।
क्योंकि 10-2 की जो सुनवाई है सिविल केसेस में, वो सुनवाई एविडेंस के ऊपर नहीं होती है। आप एविडेंस जब ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट सुनवाई कौन सी है। अगर अरे सवाल ऐसा था कि फर्स्ट हियरिंग किसको माना जाएगा सिविल केसेस में। चलो सिविल केसेस निकालो। सिविल केसेस में फर्स्ट हियरिंग किसको माना जाता है? सिविल केसेस में फर्स्ट हियरिंग किसको माना जाता है? सवाल ये था। एक प्रोसीजर आता है ऑर्डर 10 का रूल 2। अभी क्या होता है ऑर्डर 10 का रूल 2? सीपीसी में हम पढ़ेंगे इसे। वहां पे क्या होता है ना सर, वहां पे वो फंडामेंटल बात ऐसी करता है ऑर्डर 10 का रूल 2 कि ये आता है टेक्निकली जब समन और रिटर्न स्टेटमेंट आते हैं बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, एक स्टेज आती है यहाँ पे, मतलब पार्टी ने अपनी प्लान दे दी, दूसरी पार्टी ने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, तो कोर्ट क्या करता है मामले को असर्टेन करने के लिए, मामले को सुनिश्चित करने के लिए कि इनके बीच में मैटर क्या है। ये फैमिली कोर्ट में भी होता है। फैमिली कोर्ट में क्या होता है ना सर, जो समन होता है पहला समन भेजा जाता है, उसमें पार्टीज को बुलाया जाता है, कोर्ट बुलाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ को बिठाती है और बोलती है कि क्या इशू है, क्या यहीं पे मैटर सेटल हो जाए। तो क्या एडवोकेट का तो इंटरफेयर नहीं है आपके झगड़े में, समझ में आई बात। ये सेम चीज फैमिली कोर्ट में भी होती है, ये सेम चीज यहाँ पे भी होती है। कोर्ट वांट्स टू असर्टेन कि मैटर क्या है। तो ये लोग कह रहे हैं कि पहली सुनवाई क्या होती है। देखिए सर हमेशा याद रखना कि पहली सुनवाई की जो स्टेज है वो हमेशा क्या होगी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, क्योंकि इसी दिन एविडेंस की बात होती है कि क्या क्या एविडेंसेस हैं आपके पास में, तो क्या एविडेंस के ऊपर क्या चीज को हम इशू बनाएंगे। हाईकोर्ट ने भले ही से इसको मान लिया ऑर्डर 10 रूल 2 को, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो क्या बनना चाहिए, ऑर्डर 14। रीजन क्या है इसका, क्योंकि एविडेंस की स्टेज सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के स्टार्ट होती है, इसलिए प्रथम सुनवाई वो है। यहाँ पे एविडेंस नहीं ले रहा है कोर्ट किसी से, यहाँ कोर्ट सिंपल बात करने बुलाया किसी को, पार्टीज को, या कोई विटनेस है उसको बुला लिया कि हाँ भाई बताओ क्या मामला है, हाँ जी बताइए क्या मामला है, सिंपल डायरेक्ट है सीपीसी का। निकालिए एक बार ऑर्डर 10 रूल 2, तुमको खुद को पर्पस समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर प्रोविजन। निकालिए एक बार, अभी सीपीसी क्लास होगी अपनी 1 घंटे बाद। तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप समझेंगे। ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी, पक्षकार की या पक्षकार के साथी की। पक्षकार का जो साथी होता है ना, जो कंपेनियन है पार्टी का, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो कि वेल विशर हो सकता है ना कि कोई कोने में खड़ा हो जो नहीं चाहता परिवार टूटे, कोई कोने में खड़ा हो जो नहीं चाहता कि दोनों भाइयों में जमीन का डिस्प्यूट ना हो सकता है ना कि जैसे अब आप बैठे हो डायस के ऊपर और आप देख रहे हो कि यार ये आपके साथ है, हाँ इनको बुलाओ, आप कौन है इनके, जिस समय चाचा हो इनका, तो आप दोनों बाहर चले जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, हाँ जी क्या दिक्कत है आप बताओ। हो सकता है ना कि चाचा जी खुश ना हो परिवार दो भाइयों के झगड़े से, हो सकता है ना भाई। तो ये कोर्ट की एक स्पेशल पावर है। यहाँ पे कोई भी एविडेंस की बात दिख रही है तुमको, कोई पूरे पूरे सेक्शन को पढ़ ली, पूरे रूल को पढ़ लीजिए, कहीं पे भी एविडेंस की बात दिख रही है कि कोर्ट एविडेंस लेगा। क्या लिखा हुआ है कि क्या कोर्ट रिकॉर्ड करेगा उस चीज को। ओरली एग्जामिन की बात कर रही है, कोर्ट ओरली मौखिक रूप से पूछ लेगा कि भाई क्या मामला है। वो क्यों पूछ रहा है मौखिक रूप से, वो ओरली एग्जामिन क्यों कर रहा है पार्टी को, ताकि वो असर्टेन हो जाता है, वो निश्चित हो जाता है कि मामला क्या है। लेकिन अगर मैं एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं साक्ष्य के रूप से सोचूं, तो पहली स्टेज क्या है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादों का स्थिरीकरण। वो पहली स्टेज है जो कि जहां पे फर्स्ट हियरिंग हो रही है केस की। समझ में आया हाईकोर्ट ने क्यों माना था फर्स्ट हियरिंग को। फिर हाईकोर्ट के सामने इतने सारे ऑब्जेक्शन लगे कि हाईकोर्ट ने झुक के उसको चेंज कर दिया। हाईकोर्ट ने क्या किया, उसको चेंज किया है। लेकिन टेक्निकली आज भी देखा जाए ना, आंसर सही क्या है, तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादों का स्थिरीकरण ही सही आंसर था उसका। पर बहुत सारी बुक्स ने अलग अलग बात बोली है। देखिए जब तक एविडेंस नहीं होगा तो फर्स्ट हियरिंग नहीं होगी। तुम कह रहे हो ना प्रथम सुनवाई हो, तो भाई साक्ष्य तो हो, जब एविडेंस है तभी तो फर्स्ट हियरिंग है। क्या आपको दिख रहा है कहीं पे कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगी, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड ले लेगी किसी चीज को, नहीं लेगी भाई, लेगी क्या। ये स्टेज कहां आती है, मैं अभी भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इधर कचरा ज्यादा हो गया, मैं आपको नई स्लाइड में बता देता हूं ये स्टेज कब आती है, सुनिएगा। प्लेंट
रिटर्न स्टेटमेंट, और यहाँ पे बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के पहले एक स्टेज आती है ऑर्डर 10 रूल 2। जरूरी नहीं है ऑर्डर 10 रूल 2 हर केस में फॉलो किया जाए, समझ में ही बात। यहाँ पे आती है ऑर्डर 10 रूल 2, जहां पे कोर्ट के पास में प्लेंट भी, रिटर्न स्टेटमेंट भी, और कोर्ट दोनों पार्टीज को बुला लेता है। पर प्रैक्टिकली इतना फॉलो नहीं होता ये स्ट्रिक्टली। तो प्रथम सुनवाई क्या हुई टेक्निकली, और यही आंसर माना था। ऑर्डर 14 निकालिए एक बार, ऑर्डर 14 रूल 1। अरे हाई कोर्ट ने ये आंसर माना, लेकिन हाई कोर्ट के सामने इतने ऑब्जेक्शन लगे, इतने ऑब्जेक्शन लगे कि हाई कोर्ट को क्या बदलना पड़ गया, आंसर ही बदलना पड़ गया अपना। इसलिए तुमने इस बार क्या किया ना, मैं पहले बच्चों को बोल रहा था कि बेटा तुम्हारी रिट वगैरह मंजूर नहीं होगी। मैं इस बार पहले ही बोल देता, मैंने बच्चे कह रहे सर रिट लगी हुई है, लगी हुई है। मैं उस टाइम बोल के बैठा था, मैंने कहा रिट मंजूर नहीं होगी। और रिट मंजूर क्यों नहीं होगी, क्योंकि तुमने इस बार हाईकोर्ट का ईगो छेड़ दिया है। क्या कर दिया है हाईकोर्ट का आपने, ईगो। तुमने हाईकोर्ट से सही आंसर भी गलत करवाए। हाईकोर्ट तुम्हें इस बार रिलीफ नहीं देगा। एंड आई वाज 100% श्योर कि 8 सवाल ऊपर नीचे हुए हैं और हाईकोर्ट तुमको छोड़ेगा नहीं, बता देता हूं। बच्चे भाग रहे सुप्रीम कोर्ट, बच्चे भाग रहे हैं। मैंने कहा एग्जाम तो होगी। और जो समझदार बच्चा था उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और चुपचाप पढ़ाई करी। और जो ना समझता वो टेलीग्राम पे बैठा है, दिन भर देख रहा है, हल्की सी भी अपडेट आती तो ग्रुप में मैसेज डाल देता था। तू था ना उस ग्रुप में, देखा ना बच्चे आए सर कल की रीट की हियरिंग है, कल कल रिट की हियरिंग होगी, शाम को 6 बजे तक एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, प्लॉजिबल ग्राउंड है। अरे भैया तुमने हाई कोर्ट से सही आंसर गलत करवाए, तुम्हारे दबाव में आके हाई कोर्ट ने चेंज कर दिए। तुम याद रखो कि बच्चे रेफर कर रहे हैं टकवानी, बच्चे रेफर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बच्चे रेफर कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है ऑर्डर 14 की जो रूल 1 की स्टेज है, इसी को हम क्या मानते हैं सर, इसी को फर्स्ट हियरिंग मानते हैं। पांचों पॉइंट देखो इसका, ऑर्डर 14 रूल 1 का पांचों पॉइंट देखिए। कोर्ट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, दिख रहा है आपको, न्यायालयवाद की प्रथम सुनवाई में। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो कौन सी स्टेज हो गई। अरे भैया बैरेक में लिखा ही नहीं लिखा, फिर भी उसने हाईकोर्ट को क्या करना पड़ा, दबाव में आके चेंज। और जब तुम हाईकोर्ट को दबाव में ले आए तो बेटा हाईकोर्ट तुम्हें कोई रिलीफ नहीं देने वाली, तुम बैठे रहो फिर। ऑर्डर 14 रूल 5, सॉरी ऑर्डर 14 रूल 1 सब रूल 5 देखिए, लिखा हुआ है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। तो मतलब दिस इज द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। बात समझ में आई। प्रथम सुनवाई कौन सी होती है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, विवादों का स्थिरीकरण। और यही बात मैं क्रिमिनल में करूं तो प्रथम हियरिंग कौन सी, फर्स्ट सूट की हियरिंग कौन सी होती है, चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग, क्योंकि चार्ज फ्रेम होते तभी तो पार्टी को सुना जाता है ना कि हाँ भाई ये चार्ज लगना चाहिए, नहीं, नहीं लगना चाहिए, ये इशू बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। असल बात समझ में आई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मतलब ये देख लीजिएगा कि जितनी भी ये चीज हो रही है यहां से कि पूरा साक्ष्य है, टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरा एविडेंस है। एविडेंस सिर्फ इतना नहीं है कि ओरल एविडेंस दे रहे हो और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हो, वो टाइप्स है एविडेंस के। ये बात समझ में आई। मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं। देखिए कुछ कुछ एविडेंस की डेफिनेशन में दिक्कत भी है, जैसे भले ही से इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ले आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल चीज रखता हूँ। जैसे मान लीजिए एक जज साहब है, एक जज साहब, आप खुद क्या हो, जज हो। अब आप चले गए, आप खुद चले गए, कहाँ चले गए आप चले गए सीन ऑफ क्राइम पे। वहां जाके आपने क्या किया है, खुद ही मौका मुआयना करके एक चार्ट बना लिया, ठीक है ना। अब तुम चाहते हो कि तुम उसको एविडेंस में दो, दे पाओगे क्या, ना तो तुम ओरल दे पाओगे ना तुम डॉक्यूमेंट में दे पाओगे क्या। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, कुछ क्या है इसकी लिमिटेशंस भी हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं। एक केस का नाम लिखेंगे, हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
देखिए, वट एवर इज कंसिडर्ड बाय कोर्ट इज एविडेंस, वट एवर इज कंसिडर्ड बाय कोर्ट इज एविडेंस। जो कुछ भी न्यायालय द्वारा, जो कुछ भी न्यायालय द्वारा समझा जाता है वो साक्ष्य है, जो कुछ भी न्यायालय द्वारा समझा जाता है वो साक्ष्य है, जो कुछ भी न्यायालय द्वारा समझा जाता है वह साक्ष्य है। अब मान लीजिए न्यायालय ने कंसिडर नहीं किया तो फिर वो एविडेंस नहीं होगा ना। अरे भैया एविडेंस होगा तो कोर्ट रिलाई किस पे करेगा, एविडेंस के ऊपर करेगा। पार्टीज, पार्टीज के लिए एविडेंस अलग चीज होती है। तुम पार्टीज हो, मान लीजिए मैं जज हूं, तुम पार्टीज हो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा एविडेंस बेस्ट एविडेंस है, इनके लिए इनका एविडेंस बेस्ट एविडेंस है, लेकिन कोर्ट के लिए जो बेस्ट एविडेंस है वही तो एविडेंस है। मान लीजिए मुझे इनका एविडेंस एविडेंस नहीं लगा, मुझे इनकी दो बातें अच्छी नहीं लगी, मुझे दो बात ठीक लगी, हो सकता है ना कि ऐसा भी कुछ एविडेंस हो, जरूरी थोड़ी ना कि इनकी जो बात है वही बात है। कोर्ट अपनी नजर से एविडेंस को देखता है, कोर्ट क्या करता है, अपने हिसाब से एविडेंस को ऑन द रिकॉर्ड लेता है। ऐसा नहीं कि पार्टी जो दे दिया वो मैंडेटरी है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही करे, नहीं करे नहीं करे। भाई हर पार्टी को क्या लगता है कि उसके पास जो एविडेंस है वो बेस्ट एविडेंस है, उसके दूसरे से बेस्ट एविडेंस मेरे पास है, इसका एविडेंस उसका एविडेंस। लेकिन कोर्ट का तो एक अपना क्राइटेरिया होता है ना, जिसको जो कुछ भी कोर्ट उचित समझता है वो एविडेंस है। वट एवर कोर्ट कंसिडर राइट लॉफुल वो एविडेंस है उसकी नजर में। तो मतलब देखा जाए तो एविडेंस की कोई बहुत ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको आप बोलो और समझाओ, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई ना आपको, लिखवाई थी ना, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को प्रूव और डिस्प्रूव करने वाली, वो डेफिनेशन जो है वही आपको इंटर में बोलनी है। 2 लाइन की डेफिनेशन है वो बोलनी है, ठीक है। पेरेट की लैंग्वेज को मत बोल देना, वो डेफिनेशन नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज एविडेंस तो ये मेरी वाली मत लिख के आना, क्या लिख के आओगे, जो बैरेक्ट में है। देखिए इंटरव्यू में आपकी समझ को चेक किया जाता है कि तुम्हें समझ है या नहीं है, तुम वही रट्टू तोता हो 1 नंबर के। तुम जाके बोलते हो इट मींस एंड इंक्लूड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, समझ के भाई उनको भी पता है ये बात, बैरेक्ट उनके पास भी है। तुमने क्या समझा एविडेंस को आज तक, समझ तो वो है ना, तुमने क्या किसी एक को समझा, समझ तो ये है। चलिए, तुमने जो समझा वही मैंने समझा यही मैं समझ के आगे चल लेता हूं। एक केस का नाम लिखिए, गणेश के गुलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का जजमेंट है ये। गुलवे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें, evidence is required to be appreciated, evidence is required to be appreciated, evidence is required to be appreciated to find out, to find out what part of it, what part of it, what part of it represents the true, represents the true and correct state of thing, represents the true and correct states of thing, true and correct state of things। लिखिए, लिखिए इसमें, साक्ष्य से अभिप्राय है कि, साक्ष्य से अभिप्राय है कि कि उस साक्ष्य का, उस साक्ष्य का कौन सा हिस्सा, उस साक्ष्य का कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष तथ्यों की सराहना करता है, तथ्यों की सराहना करता है, तथ्यों की सराहना करता है और 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 साक्ष्य में उपस्थित, और साक्ष्य में उपस्थित
चीजों को उचित क्रम में दिखलाता है। साक्ष्य में उपस्थित चीजों को उचित क्रम में दिखलाता है, चीजों को उचित क्रम में दिखलाता है। आगे लिखिए, इट इज द फंक्शन, आगे लिखिए इसी में, इट इज द फंक्शन ऑफ सेपरेटिंग, इट इज द फंक्शन ऑफ सेपरेटिंग, इट इज द फंक्शन ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ, separating the grain from the chaff, grain from the chaff। साक्ष्य अधिनियम से यह तात्पर्य है कि, साक्ष्य अधिनियम से यह तात्पर्य है कि कैसे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है, कैसे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है, कैसे अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। जो ग्रेन फ्रॉम शाफ वाली बात है ना सर, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ओल्ड हो जाएगा, अनाज को भूसे से अलग करना। तुम लोग चाहो तो ब्रैकेट में एक चीज लिखना, ग्रेन फ्रॉम द शाफ, एक्सट्रैक्टिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ। आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख दीजिए। शाफ ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, एक्सट्रैक्टिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ। कुछ चीजें जो होती है ना जिससे तुलना की जाती है, जैसे मैं मान लीजिए मैं कंपेयर करता हूँ एक चींटी को एक हाथी से, तो ये हिंदी में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी किसी चीज में तो ये थोड़ा अटपटा सा बन जाता है ट्रांसलेशन होते ही। मेरा हमेशा ये मकसद रहता है कि जो नोट्स में इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ वही मैं हिंदी में भी लिखवाऊँ और थोड़ा डिटेल में लिखवाऊँ, क्योंकि हमारे पास समय है। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो, मेंस के लिए तैयार हो। ठीक है, हेडिंग डालिए डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य। हेडिंग डालिए विभिन्न प्रकार के साक्ष्य, डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस। पहला लिखिए डायरेक्ट एविडेंसेस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य। पहला पॉइंट लिखेंगे डायरेक्ट एविडेंसेस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, प्रत्यक्ष साक्ष्य, डायरेक्ट एविडेंसेस। इसमें लिखिए इट इज द टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, इट इज द टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, इट इज द टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस in order to prove principal fact, in order to prove principal fact। ये उन व्यक्तियों का कथन होता है, ये उन व्यक्तियों का कथन होता है जो मुख्य तथ्य को, जो मुख्य तथ्य को, जो मुख्य तथ्य को साबित करना चाहते हैं, जो मुख्य तथ्य को साबित करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द एविडेंस ऑफ सच पर्सन, उदाहरण के लिए उस व्यक्ति का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ सच पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एविडेंस ऑफ सच पर्सन, फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एविडेंस ऑफ सच पर्सन लिखिए, फॉर एग्जाम्पल एविडेंस ऑफ सच पर्सन। कहाँ खो जाते हैं बच्चे, कहीं लिखते लिखते क्या याद आ जाता है आप लोगों को? ये एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ और कुछ सोच रहा है। वैसे कहाँ खो जाते थे आप? भी खो गए थे? कहाँ कहाँ होता है ये भी चले जाते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे। मेरी आंखें सब पे टिकी रहती है, बताओ कहाँ चले जाते हो आप लोग? देखिए फिर वो अगर मैं ना मान लीजिए मेरे अगर से रुक रुक के लिखाऊंगा, पहले मैं हिंदी में लिखवा दूंगा फिर मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, तो आप बोर हो जाओगे बैठे बैठे। एंड आई डोंट वांट कि, मैं चाहता हूँ आप एंगेज रहे, भले से 2-5 सेकंड का गैप ही हो, बट आई वांट यू टू एंगेज। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं हिंदी लिखाता था फिर मैं इंग्लिश लिखवाता था, लेकिन आजकल मैंने ये विधा सीखी है कि मैं दोनों में साथ ही लिखवा देता हूँ आजकल साइमल्टेनियसली ना। पहले मैं रुक रुक के लिखाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा तेज हो जाता है इससे कोर्स। लिखिए आगे, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल द एविडेंस ऑफ ए पर्सन, फॉर एग्जाम्पल द एविडेंस ऑफ ए पर्सन who says that he showed the commission of the act, 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 he showed the commission of the act,
which constitute the alleged crime, which constitute the alleged crime. उदाहरण के लिए उस व्यक्ति का साक्ष्य जो ये कहता है कि उसने 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 कथित रूप से उस कृत्य को देखा है, उसने कथित रूप से उस कृत्य को देखा है जो कि अपराध है, कथित रूप से उस कृत्य को देखा है जो कि अपराध है, It also includes the production of original document. इसके अंतर्गत मूल दस्तावेज को पेश करना भी सम्मिलित है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे प्लीज। सेकंड पॉइंट लिखिए। डायरेक्ट एविडेंस के सेकंड पॉइंट लिखना प्लीज, ठीक है ना। इसमें लिखिए any fact which proves नहीं, any fact which can be proved, ऐसे लिखिए, any fact which can be proved without the intervention of any person can be called direct evidences. कोई भी ऐसा तथ्य जो बिना किसी दखलअंदाजी के साबित किया जा सकता है, उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। It also includes electronic and digital record. इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल The question is on the existence of a marriage. उदाहरण के लिए सवाल यह है कि कोई विवाह अस्तित्व में है या नहीं, existence of a marriage, and any electronic evidence or record और पक्षकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या डिजिटल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड in which videos and photos of marriage ceremonies, जिसके अंतर्गत विवाह के दौरान लिए गए तस्वीर और वीडियो पक्षकार द्वारा दिए गए हैं, तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य है और किसी अन्य तथ्य की दखलअंदाजी नहीं की जा सकती, जी कहाँ था इंग्लिश मीडियम में, कहाँ लिखवा था मैंने? फोटोग्राफ हो गया था, पूरा लाइन बोलिए एक बार। मैरिज सेरेमनी are the direct evidences and no other evidences can be given to contradict them, लिखा आपने?
बोल नहीं पाऊंगा, ये तो थोड़ा सा एक्सटेम्प हो गया था। विवाह के फोटोग्राफी और वीडियो, क्या लिखवा है एक बार, जिसने लिखा है बोलिए एक बार, बोलो एक बार। हाँ, विवाह के दौरान अगर पक्ष का द्वारा दिए गए हैं तो वो प्रत्येक साक्ष्य में, सब समझ में आया बात? मतलब अगर मैं डायरेक्ट एविडेंस की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मान लीजिए, कम इंदु कम, जैसे मान लीजिए देयर इज ए मर्डर विच हैव हैपेंड आउटसाइड रोड, जो भी रोड पे हुआ है, एंड सपोज अपने कोचिंग पर एक कैमरा लगा हुआ है, दैट कैमरा कैप्चर्ड द इमेज एंड ऑल, हर चीज बहुत ही कंक्लूसिवली कैमरे ने कैप्चर करी है। आप मुझे एक बार बताइए, यू टेल मी वन थिंग, मैं ज्यादा बात नहीं, अगर मान लीजिए उसमें शकल साफ दिख रही है, गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा है, उसकी फोटो साफ दिख रही है, उसकी हेल्थ साइड से पता लग रहा है कि दैट ही इज दैट सेम पर्सन, क्या कोई और एविडेंस को डिस्प्रूव कर सकता है क्या? इफ द एविडेंसेस आर दैट स्ट्रॉन्ग। मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि डायरेक्ट एविडेंस में जिसने, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो प्राइम एविडेंस होता है, जो कि मुख्य गवाह होता है, उसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी आ गया है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम में इसको भी ज्यादा वेटेज दिया गया है। पहले एविडेंस के डेफिनेशन में कहां थे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब जुड़े ना। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर, जैसे होता क्या चीज है, अगर आप किसी के रिबट करने की बात करो, किसी को खंडन करने की बात करो, तो मुख्य गवाह को आप पलट सकते हो। जो प्राइम सस्पेक्ट है वो हॉस्टाइल बन सकता है, अरे बन सकता है ना, हॉस्टाइल बन जाएगा 154 एविडेंस एक्ट। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि जो एविडेंस आपके लिए, अरे भाई ये मेरी तरफ से आ रहा था बयान देने, लेकिन ये पलट गया वहां जाके और इसने मेरे अगेंस्ट बयान दे दिया, तो ये हॉस्टाइल हो गया है। ठीक है, पक्षद्रोही साक्ष्य, क्या कहते हो आप लोग, पक्षद्रोही साक्षी कहते हो ना आप लोग हॉस्टाइल को। अब मान लीजिए वो पक्षद्रोही हो गया, अब इसके पक्षद्रोही होने की वजह से नुकसान तो मेरा हो गया ना। आप प्राइम विटनेसेस को बदल सकते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसको नहीं बदल पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो पुलिस वाले क्यों डीवीआर के पीछे पड़ जाते हैं, समझ में आई बात? क्योंकि डीवीआर चेंज नहीं होती है। डीवीआर मतलब होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। हर सीसीटीवी के साथ में एक डीवीआर होता है। कहते हैं ना कि 500 जीबी की हार्ड डिस्क मिलेगी आपको, वो जो हार्ड डिस्क है वो डीवीआर है। आप डीवीआर से क्या करते हो, पेन ड्राइव देते हो और एक वीडियो एक्सट्रैक्ट करके या फोटो एक्सट्रैक्ट करके आप पुलिस वाले को दे देते हो। ये थोड़ी ना कि आपकी हार्ड डिस्क उठा के ले गया। वो एक क्या है, एक सीन ऐसा था कि व्हेन आई वाज लिटिगेटिंग, तो अब एक मामले में डीवीआर लेके आनी थी। अब पुलिस वाले क्या करते ना कि पेन ड्राइव नहीं लेके जाते, वो क्या करते हैं कि ऐसा करे तेरी हार्ड डिस्क को दे दे, हम कॉपी करके वापस तेरे को दे जाएंगे। बेचारे दुकान वाले ने अपनी दे दी हार्ड डिस्क की, कौन माथा फोड़ी करे यार, ले हार्ड डिस्क ले जा, दे देना। वो बेचारे की हार्ड डिस्क नहीं दे रहे थे। तो वो एक आदमी आया, वकील, हम लोग वकील ही थे, क्या वो आया कि सर वो हार्ड डिस्क उसके पास ही वो लेनी है। उन लोगों ने क्या किया, कोर्ट के ऑर्डर से उस डीवीआर को सैंपलिंग के लिए भेज दिया। सैंपलिंग होती ना, अब तो इस सैंपलिंग के लिए एक्सपर्ट की भी शेड्यूल दे दिया। शेड्यूल में देखा होगा आपने, एक एक्सपर्ट बिठा दिया इन्होंने, विशेषज्ञ, जो बताएगा कि सेम हैश वैल्यू है नहीं है, उसकी करेक्ट वैल्यू निकालेगा कि हाँ भाई इसी से लिया गया है वीडियो है। उन्होंने सैंपलिंग के लिए भेज दिया था। तो मैंने उसको समझाया दुकान वाले को कि भाई अभी कुछ और लगा ले यार, छोड़ तू। फिर मैं एसएचओ साहब से बात करके आया, तो साहब ने कहा सर जैसे आएगी ना हम भिजवा देंगे। पुलिस वाले बेचारे क्या करें, दबाव होता है ना कुछ हाई प्रोफाइल केसेस का। देखिए कोई भी केस अगर हाई प्रोफाइल हो गया ना, जैसे कोलकाता वाला आरजी कर हॉस्पिटल वाला हुआ, कोई भी हाई प्रोफाइल केस हो गया समझ लेना, जिसमें गवर्नमेंट की प्रेस्टीज दाव पे लगी हुई है, तो आप ये बात मान के रखिए, प्रोसिक्यूशन इतनी सी चूक भी नहीं होने देता, इतनी सी चूक भी। इवन टीआईपी भी करा लेते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है ना, शिनाख्त परेड, 8-10 सेम हेल्थ आईडी के लोग खड़े कर देते हैं और फिर बताओ कौन था। इवन ये तक हो जाता है जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, क्योंकि पुलिस वाले नहीं चाहते ना कि इसमें इतना सा भी लूप होल मिल जाए, केस कमजोर पड़े। बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जैसे पहला था ना डायरेक्ट एविडेंस, अब सेकंड डाले सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस,
परिस्थिति जन्य साक्ष्य। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे एक केस पढ़ाऊंगा, शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या बॉम्बे। पढ़ा है आप लोगों कॉलेज में अपने पंचशील का सिद्धांत। चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में ना, क्या होता है क्या नहीं हुआ इस केस के अंदर, उसको भी थोड़ा देखेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता क्या चीज है, और ये जो जितने भी टॉपिक्स में लिखा रहा हूँ सर ये सब एग्जाम में आए हुए हैं कि डायरेक्ट एविडेंस क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या है। लिखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में, इट इज द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस, इट इज द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस to other relevant facts which the fact in issue may be inferred, which it is a testimony of a witness to other relevant facts from which the fact in issue may be inferred। ये किसी साक्ष्य का कथन है कि ये किसी साक्षी का कथन है कि ये किसी साक्षी का कथन है कि जो कि किसी अन्य सुसंगत तथ्यों पर दिया गया था, जो कि किसी अन्य सुसंगत तथ्यों पर दिया गया था, जिसके माध्यम से विवादक तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके माध्यम से विवादक तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके माध्यम से विवादक तथ्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए होता क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसको समझते हैं। सर ये जो एविडेंस होते हैं ना ये कभी डायरेक्ट नहीं होते हैं, पहली बात तो सुनिए। मतलब मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, साथ रहते हैं, 3 साल 4 साल हो गए शादी को, एक छोटी बच्ची भी है। हस्बैंड कहीं बाहर नौकरी करते हैं। कहानी सुनिए पूरी, इधर ध्यान से कहानी सुनिए। कहानी में ट्विस्ट टर्न बहुत सारे लेके आऊंगा क्योंकि इसका डायरेक्टर भी मैं ही हूं और हीरो भी। अब सुनिए सर होता क्या है इसमें, एक हस्बैंड वाइफ है, 3-4 साल शादी को हो चुके हैं, छोटी बच्ची, हस्बैंड बाहर जॉब करता है, वाइफ जो घर में रहती है हाउस वाइफ, वो हाउस वाइफ है। एक दिन क्या होता है सर, संडे का दिन था, हस्बैंड की टेस्टिमनी सुनिए आप। संडे का दिन था, हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बाथरूम में नहा रहा था, तभी घंटी बजाई किसी ने, टन 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 टन। मैंने जाके देखा, खोला तो मैंने पहले तो वाइफ को आवाज लगाई कि गेट खोले, वो नहीं आई, तो फिर मैंने जाके गेट खोला, तो नीचे से गार्ड भागता हुआ है कि सर आपकी बीबी नीचे गिर गई है बालकनी से, और बीबी नीचे गिरी भी थी। हस्बैंड वही अपने सेम साबुन वाबुन लगा हुआ है पूरे में। बात समझ में आई? देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस कि हस्बैंड ने धक्का देके फेंका हो। डायरेक्ट एविडेंसेस, थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहता हूं कि तथ्य क्या होते हैं। जो लोग एपीयू की क्लास लेते हैं उनको तो ये पता होगा। 2 तरह के फैक्ट होते हैं सर, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। उसको बोलते हैं सुसंगत तथ्य, और फैक्ट इन इशू को बोलते हैं विवादक विषय, विवादक तथ्य बोल दो आप इसको, विवादक तथ्य। ये जो फैक्ट होते हैं ना, ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं प्रिंसिपल फैक्ट, मेन फैक्ट, प्राइम फैक्ट, अलग अलग बात बोल सकते हो। हर केस में सब लोग क्या साबित करना चाहते हैं, फैक्ट इन इशू को। जैसे मैं इसका बनाता हूं, हस्बैंड वाइफ का नाम देते हैं, वेदर एच किल्ड हिज वाइफ। मेन फैक्ट वो है, इसको साबित करना है। या फिर अगर मैं बोल लूं वेदर एच हैज इंटेंशन टू किल, क्या उसका आशय था टू किल डब्ल्यू, वेदर एच हैज इंटेंशन टू किल डब्ल्यू, दिस इज द फैक्ट इन इशू। ये मेन फैक्ट है जिसको साबित करना चाहते हैं। अब हमारे केस में आओ, यहाँ कोई डायरेक्ट एविडेंस है क्या, या कोई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग, देयर इज एनीथिंग एल्स हियर?
फिर फैक्ट आते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अब मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैंने उसमें लिखा है कि वो किसी साक्षी द्वारा दिया गया कथन, एनी स्टेटमेंट, एनी टेस्टिमनी, लिखा हुआ है ना, इट इज टेस्टिमनी ऑफ विटनेस टू द रिलेवेंट फैक्ट। अब टेस्टिमनी ऑफ रिलेवेंट फैक्ट देखिए, पड़ोसी से पूछा गया, अरे नेबर, पड़ोसी से पूछा कि सर रिलेशंस कैसे थे दोनों मियां बीवी में? किसी ने कहा झगड़ा करते थे, शराब बहुत पी के आता था, रात को लेट लेट आता था। तो अब अनुमान आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे अनुमान आ रहा है ना, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो रहे हैं। कोर्ट, क्या कोर्ट इसके स्टेटमेंट पे इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा है? लेकिन वही ये बोल देती नहीं 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 बहुत प्यार था, अरे राम सीता की जोड़ी। नीचे आसपास हॉस्पिटल था, इनके घर से इनको पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो घर से मेडिकल का पर्चा मिला। क्या मिला? डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर के घर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये मैडम आई थी आपके पास में, क्यों आई थी, क्या बीमारी थी, कुछ मानसिक बीमारी थी इनको। ये भी तो देखिए ना कोर्ट, मान लीजिए कोई मेंटल हॉस्पिटल का पर्चा था, इनको कोई मानसिक बीमारी थी या मेंटली ये अनस्टेबल थी। अब साइकोलॉजिस्ट से बात करें तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि हाँ ये मेंटलिस्ट है। अरे सेशन होते हैं ना कौन साइकोलॉजिस्ट के साथ में, अरे मनोचिकित्सक के साथ में सेशन होते हैं आजकल 1500-2000 रुपए आधे घंटे के, बहुत महंगा होता है। किसी को बड़ी जरूरत इस क्लास में आ सके, कभी किसी ने लिया है साइकोलॉजिस्ट? भगवान करे ना लो, बहुत ही ज्यादा फालतू बातें करते हैं, कुछ नहीं सुनते तुम्हें बैठ के। तुम भी 1500-2000 रुपए कमा सकते हो। एक पता नहीं कौन सा ऐप है, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा है, ऐप का मैं नाम भी नहीं याद मुझे, तो एक ऐप है, उस पर कुछ नहीं करना है, उस पर जाके बैठना और दुखी लोग आते हैं, उनसे उनकी हाँ में हाँ सब ठीक है। लोगों को सुनने वाला कोई नहीं ना आज के जमाने में। अरे दिक्कत क्या है आज के जमाने के साथ, इस जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि जनरेशन में सब्र नहीं है। अभी तुम तुम्हारे दोस्त के साथ बैठो और उसको 4 बातें बताओ ना अपने जीवन के दुख, वो कहेगा बस कर यार भाई, बोले माता खराब है तेरी बकवास और 4। भाई किसी का अगर ब्रेकअप हो जाए या फिर कोई भी लाइफ में अप्स एंड डाउन हो तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। अब दोस्त को बोलो कि यार दुखी हो, चल घूमने चलते हैं, पार्टी करते हैं, वही सेम कहानी सबकी। तो ऐसे ऐसे एक मेरा दोस्त था, वो तो इससे काम करता था, तो उसको मैंने उससे पूछा भाई पैसे वैसे, तो उसने बोला सर अरे वो एक ऐप है अपना, वहां से आता है अपना। ये सही है, वेले लोगों का काम है, तुम लोगों के लिए नहीं है, तुम लोग आरजेस बनो। द थिंग इज, बात यह है मुद्दे की, जब झगड़ा हुआ ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया कि सर वो वाइफ जो थी वो मेंटली अनस्टेबल थी। डॉक्टर ने बोला कि वाइफ सुसाइडल टेंडेंसी थी वाइफ की, उसकी मरने की इच्छा कर देती थी बिना किसी बात के ही। हो सकता है ना कि बिना किसी बात के ही आज खाने में नमक ज्यादा हो गया, उसको टेंशन डिप्रेशन में आके सुसाइड करने की इच्छा कर गई। अलग अलग लेवल होता है देखो इंसान का सहने का। बहुत से लोग होते हैं जो मोटी चमड़ी होते हैं, थिक स्किन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया वाले कोई कुछ कहे। लो वाले बच्चे थिक स्किन के वाले होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत टैलेंटेड होते हैं, टैलेंट होते तो अब तक आईआईटी नीट ये सब निकाल के बैठे होते। टैलेंट है लेकिन उस क्रीम वाला टैलेंट नहीं है, बस टैलेंट है। बात समझना, इस फील्ड के साथ कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन इस फील्ड का टॉप क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल जज। इस फील्ड का क्या टॉप है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सर डॉक्टर ने बोला कि मैडम को तो दिक्कत थी मेंटली, तो इन्होंने इन्फ्रेंस निकाला, इन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ साहब। बात समझ में आ रही है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते कोर्ट के पास में। जैसे अभी एक केस आया सीकर का, अभी 2 दिन पहले न्यूज में पड़ा, कल की या परसों की न्यूज में ही था। वो फौजी था, उस फौजी ने अपनी वाइफ को पटक पटक के मार दिया पहले, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। तो घर में बहुत कलेश चल रहे थे, पढ़ा है आप लोगों ने एक बार में? अरे उस केस में क्या होता है, न्यूज आई कि फौजी ने वाइफ को मार के खुद भी सुसाइड कर लिया। तो फिर अगले दिन अखबार में वापस, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहला काम है न्यूज़पेपर को पूरा। तो वो उसके जो भाई था, उस महिला का जो भाई था जो मरी, उस अंजू नाम था शायद उनका, अंजू या मंजू सा कुछ नाम था, उन्होंने बताया पुलिस को कि लड़ाई क्यों हुई। वो सुनो तुम रीजन सुनोगे, तुम कहोगे कि किसी बातों पे परिवार में क्लेश हो गया। अरे स्त्री धन मिलता है महिला को, स्त्री धन मिलता है ना, स्त्री धन। तो स्त्री धन महिला ने शादी के बाद में अपने ससुर जी को दिया। फिर एक दिन क्या ससुर जी से मांग लिया
पढ़ा तुमने न्यूज? ससुर से मांग लिया, तो ससुर जी ने कहा तो बेटा बेच दिया, मैं जमीन खरीदनी थी। फिर क्या है, एक व्हाट्सएप स्टेटस पे उसने अपनी ननद को वही सारे गहने पहने हुए देख लिया। और फिर हो रहा क्या था घर में कलेश। वो पति फौज में छुट्टी लेके आया हुआ था घर में, और घर में आते कलेश हो गया। पहले उसने उसके पटक पटक के मारा और खुद खुद भी मर गया। अब तुम सोचो क्या सीन है ना। लोगों के सब्र वो चीज नहीं। और महिलाओं को गहने से प्यार होता है, ये बात समझनी चाहिए थी ससुर जी को। ससुर जी के चक्कर में बेटा भी गया, बहू भी गई। वुमन का थोड़ा अफेक्शन होता है ना टुवर्ड्स ज्वेलरी एंड ऑल। ये सही है? तुझे कैसे पता? वुमन से पूछ रहा। ये सही। अरे महिलाओं से पूछा जा रहा है ये सवाल। चलो बस, अरे बस बस बस, एक्सपर्ट भी तो होते हैं ना फील्ड के, थोड़े एक्सपर्ट में विशेषज्ञ। चलिए चलिए बस बस, इट इज ऑन द लाइटर साइड हेमांग। चलिए आगे लिखते हैं अपन। केस डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ में। पहले हम लोग थोड़े से फैक्ट लिखते हैं। शरद बृद्धिचंद शारदा तो मैं लिखवाऊंगा ही आपको, बहुत लीडिंग केस है इसका। तो द थिंग इज, ये बात समझ में आई होगी आपको। चलो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। बात ये थी मतलब जो भी फैक्ट जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, और जिससे एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन जो भी अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। मैं आपसे आरुषि केस भी डिस्कस करूंगा, वो भी पूरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे है। आरुषि वाला केस भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं पहले इसमें थोड़ा सा और लिखिए, फिर मैं शरद बृद्धिचंद शारदा को भी लिखाऊंगा। 10 मिनट और पढ़ाता हूँ, लिखिए इसमें। Wherever there is a case of circumstantial evidences, wherever there is a case of circumstantial evidences, जहां कहीं भी मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य का हो, जहां कहीं भी मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य का हो, wherever there is a case of circumstantial evidences, such evidence should be so strong, such evidence should be so strong, so as to point, such evidence should be so strong, so as to point unmistakably to the guilt of accused, to the guilt of accused, unmistakably to the guilt of accused। तो वह साक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, इतना वह साक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि वह कि वह कि वह त्रुटि रहित कि वह त्रुटि रहित अभियुक्त के अपराध को साबित करे। वह त्रुटि रहित अभियुक्त के अपराध को साबित करे, अभियुक्त के अपराध को साबित करे। बताओ, हाँ रिपीट करूं? अच्छा, कहां तक लिखा था आपने? so strong as to point unmistakably, so strong to point unmistakably to the guilt of accused, to the guilt of accused, to the guilt of accused। आगे लिखिए, circumstantial evidences includes all relevant fact, circumstantial evidences includes all relevant fact, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अंतर्गत समस्त सुसंगत तथ्य आते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अंतर्गत समस्त सुसंगत तथ्य आते हैं। Circumstantial evidences includes all relevant fact। It is not a secondary evidence, यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं होते, यह द्वितीयक साक्ष्य नहीं होते। It is not a secondary evidence, it is not a secondary evidence, ये द्वितीयक साक्ष्य नहीं होते। It is merely direct evidence, it is merely direct evidences which applied indirectly, it is merely direct evidences which applied indirectly।
यह मात्र ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जो ये मात्र ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य जो अप्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। तो द थिंग इज, है तो सर वो चीज आप देखा जाएगा, तो मैं एक एविडेंस को नहीं ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल में चीजें क्लियर करते हुए चलता हूं, ठीक है ना, समझते हुए चलना। जैसे मान लीजिए हमें हस्बैंड का क्या चाहिए, हस्बैंड का कन्विक्शन चाहिए। हस्बैंड के कन्विक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट आपको रखने होंगे। पहली बात तो ये, जो पड़ोसी ने स्टेटमेंट दिया है वो ये कि हस्बैंड बहुत एल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है ना, हमेशा पत्नी को मारता पीटता रहता है, वो तो बेचारी बहुत प्यारी औरत थी। दूसरा, डॉक्टर ने भी बोला है, डॉक्टर ने बताया, लेडी डॉक्टर थी एक गाय, उसने बताया कि भाई वो तो बहुत मारता पीटता था, ठीक है, उससे भी ये चीज प्रूव हो गई। तीसरी चीज, सब्जी वाला या दूध वाला जो भी था, उसने ये बताया कि हाँ ऐसा वो तो बहुत ही हालत खराब कर रखी थी उसने। चौथी चीज, जो चीज प्रूव कर रही है वो कि जब ये इंसिडेंट हुआ, ही वॉज एट द सेम स्पॉट, वो सही जगह पे था नहीं था उस टाइम पे। देखिए सेक्शन निकालिए, ओकेशन कोज इफेक्ट निकालिए एक बार, ओकेशन कोज इफेक्ट निकालिए एक बार, ओकेशन कोज इफेक्ट सेक्शन नंबर 8 होगा। कौन सा सेक्शन नंबर है? आप वाले में कौन सा आया है, नए वाले में? पुराने वाले में कौन सा है? पुराने वाले में कौन सा है? ये नए पुराने ने बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। नए वाले में 5 और पुराने वाले में कितना होगा? 7। नए वाले में कितना है? 5। अब देखिए ओकेशन कोज इफेक्ट, क्या ओकेशन था उस दिन? क्या उस दिन अवसर था मारने का? हाँ भाई संडे का दिन था, संडे का दिन था, पति घर पे था। अरे भैया केसेस तो ऐसे होते ना, संडे का दिन था, कोज भी था उसके पास में। अब चलो, अब चाहिए क्या चाहिए पुलिस को सबसे प्रूव करने के लिए? मोटिव। अरे मोटिव तो इंपॉर्टेंट है, मोटिव के बिना कैसे प्रूव करोगे केस को? यहाँ पे आया टेलीफोन डायरेक्टरी के रिकॉर्ड्स, उसमें मालूम पड़ा एक और कौन है जीवन में, रकीब। यू नो हु इज रकीब? थर्ड पर्सन। तो रकीब आते क्या हो गया फिर? मोटिव। और मोटिव के साथ केस क्या हो जाता है सर? छठा सेक्शन 6 देखिए, तो सेक्शन 8 देखिए आप पुराने वाले बच्चे, मोटिव प्रिपरेशन हो गया ना सर, मोटिव मिली गया पुलिस को, और बाकी चीजें यहाँ के अगर रिलेवेंट हो गई। अब आप निकालिए 165, पुराने वाले बच्चे, पुराना एविडेंस जो है ना वो, उसमें निकालिए 165, और जिनके पास नया एक्ट है वो निकालिए 168। 168 इसका प्रोवाइजो पढ़ लीजिए एक बार, 165 का प्रोवाइजो पढ़िए। लिखा हुआ है ना, जजमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए? वो फैक्ट जो कि क्या हो सर? रिलेवेंट। जजमेंट किस पे बेस्ड होगा? रिलेवेंट फैक्ट पे बेस्ड होगा। जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। बात समझ में आ गई आपको? और वहीं अगर आपको उसका अक्विटल चाहिए तो फिर स्टेटमेंट उन लोगों की लाओ जिनसे अक्विटल पता लगेगा। बात समझ में आएगी कैसे ट्रायल चल रहा है पूरा, कैसे एविडेंस दिए जा रहे हैं। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, सारे एविडेंसेस जो भी रिलेवेंट फैक्ट के होते हैं वही सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। अगर कल को मैं ऐसे लिखूं कि रिलेवेंट फैक्ट ऑब्लिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, तो कोई गलत होगा क्या बात? बताओ, ये तो सब वही फैक्ट है, जो रिलेवेंट फैक्ट है वही सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। लेकिन गिल्टी कोर्ट तभी प्रूव करेगा, मतलब कोर्ट तभी कन्विक्ट करेगा, कोर्ट तभी दोष सिद्ध करेगा जब सारी की सारी थ्योरीज एक ही बात बोल रही हो, जितने भी पॉइंट्स है वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हो कि दैट ही इज द कल्प्रिट, ही इज द अक्यूज्ड, वही अपराधी, वही आरोपी है, उसने मारा है।
तभी कोर्ट क्या करेगा, गिल्टी प्रूव करेगा, अदरवाइज कोर्ट वुड नॉट ग्रांट हिम, कोर्ट वुड नॉट कन्विक्ट हिम। और फिर कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है। और क्रिमिनल केसेस में आपको क्या होना पड़ेगा सर, आपको यू मस्ट हैव टू 100% श्योर, 100% बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा। डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट एविडेंस से पता लगा लेंगे। पड़ोसी का स्टेटमेंट हो गया, डॉक्टर का, तो ये जो जितने भी होते हैं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, PW1, PW2, जो भी होते हैं, सब्जी वाला, दूध वाला, वो आते थे PW3, PW4। अरे भैया अपनी सासू माँ से भी बात करती होगी ना, अपनी मम्मी से भी तो बात करती होगी, मम्मी भी तो स्टेटमेंट देगी कि मेरी बेटी ने बताया रोते हुए, बहुत दुखी थी वो एक रात पहले। PW5, 6, 7। और जो अगर कोई डॉक्यूमेंट में दे रहे हो आप, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो गई, ये शरीर पे भी तो देखेंगे ना कि क्या मारने के पहले कोई घाव थे क्या, क्या इनके बीच में कोई फिजिकल मोमेंट हुई थी क्या, हाथ पांव खींचे, कहीं नाखून लगे हो, ये चीज भी देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें होती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं ये सिर्फ एक अनुमान देते हैं किसका, और हमें आंसर मिलता है किस चीज का, वेदर एज किल्ड हिज वाइफ W, वेदर एज हैज इंटेंशन टू किल W। अगर आप इस चीज का आंसर मिल पा रहा है इन दोनों फैक्ट से, तो केस होता है साबित। और जजमेंट राइटिंग करते समय हमें इन सबको बनाना पड़ता है। राजस्थान में ना बहुत छोटे फैक्ट्स आते हैं, राजस्थान के मेंस में जब आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे वहां पे फैक्ट्स इतने बड़े नहीं रहेंगे, आपको अज्यूम करने पड़ते हैं फैक्ट्स। अरे सोच सोच के बनाने पड़ते हैं, यहाँ पोस्टमार्टम भी हुआ होगा, उसको हॉस्पिटल लेके गए होंगे हैंड टू हैंड, बस समझ में ही। पुलिस वाला ये भी देखेगा कि यार सारे घर में जाली लगी हुई, इस आदमी ने जाली क्यों नहीं लगवाई। किसी ने बताया गार्ड ने कि नहीं सर इनकी जाली लगी हुई थी, अब इसने 5 दिन पहले जाली हटवाई है, तो फिर चौकीदार का स्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो गया, हुआ नहीं हुआ। हर वो चीज रिलेवेंट बन जाती है अल्टीमेटली जो कि डील करती है किससे, फैक्ट एंड इश्यू से, विवादक तथ्यों से। ये बात समझ में आई। कल पढ़ाऊंगा शरद ब्रिजचंद शारदा लैंडमार्क जजमेंट्स के केसेस के फैक्ट्स बताऊंगा, इसके फैक्ट में होता क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके। उसकी बीवी क्या होती है ना, एक वो केमिकल इंजीनियर होती है। केमिकल इंजीनियर जानते हो आप क्या होता है? केमिकल इंजीनियर मतलब जो कि जिसको सारे केमिकल्स का पता है, और डेथ हुई थी साइनाइड से। पति आता था रात को 10-11 बजे, आया तो पत्नी गेम ओवर, उठा रहा है उसको, लेकिन उसको लगा थक गई सो गई, लेकिन और उठाया ना तो नहीं उठी, पास में भाग के डॉक्टर बुला के लाया। कल मैं पूरे फैक्ट्स बताऊंगा। और वो क्या करती थी, लेटर लिखती थी, लेटर में बताती थी कि मेरे पति जो है आजकल बहुत बिजी रहते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते। तो कोर्ट कहता है ये तो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर कोई आदमी कमा रहा है तो ध्यान कैसे देगा। घर वालों ने भी एलिगेशन लगाई थी कि एक और थर्ड पार्टी है, रकीब है। प्रोसिक्यूशन क्या चाहता था, मोटिव प्रूव करना चाहता था। मोटिव प्रूव हो जाता है ना किसी केसेस में, तो केसेस बहुत सिंप्लीफाई सोल्व हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना, सर्कमस्टांशियल में लिंक ऑफ एविडेंसेस होता है, चेन बनती है पूरी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की चेन होती है पूरी। अरे इधर देखो ना, इधर भी तो चेन बन रही है ना पूरी, अगर आप देखो तो चेन बन रही है पूरी, जैसे चेन से चेन कनेक्ट होती है। अरे चेन क्या होती है, छल्ले में होती है ना चेन, ये चेन अगर कनेक्ट होती है तभी तो कन्विक्शन होता है। और कहीं से भी अगर ये मिसिंग लिंक है, अगर मोटिव नहीं है ना सर, तो ये लिंक कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मोटिव इस चेन का वो हिस्सा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जिससे पूरी चीज कनेक्टेड है। मोटिव कुछ भी हो सकता है, रकीब भी हो सकती है, या फिर कौन हो सकता है, दहेज भी हो सकता है। क्या पता माँ प्रेशर बना रही हो कि बेटा एक नई पार्टी देखी है, बढ़िया मोटा दहेज दे रही है, कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी एनीथिंग, इट माइट बी एनीथिंग। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डायरेक्ट नहीं है, ये आपको फैक्ट से एग्जामिन करना पड़ता है कि डायरेक्ट है या नहीं है। कल केस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, फिर आगे डेफिनेशन में चलेंगे, ठीक है ना। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ एविडेंस। अभी तो एलिवेशन आएगा इसमें, ठीक है ना। एलिवेशन का मतलब ऐसे टेक ऑफ कर लेंगे। तब तुम देखा हो कि प्लेन जब उड़ान भरने के पहले रनवे पे 1-2 किलोमीटर दौड़ता रहता है, वेल सिचुएशन है अभी। तो दौड़ेंगे, एक बार हम स्टार्ट कर ले, देन वी विल डू इट फास्ट, ठीक है। चलिए अभी CPC का लेक्चर है।